दुनिया में कपड़ों का सबसे महंगा ब्रांड कौन सा है? वो है इंडियन आर्मी की वर्दी। सर उसको खरीद नहीं सकते आप, है ना? उसके लायक बनना पड़ता है। एक लड़का भारतीय सेना में भर्ती होता है तो वो अकेला नहीं होता सर। उसकी माँ रात को खाना छोड़ती है कि मेरा बेटा खाएगा। हमारी जो भारतीय सेना है वो दुनिया की नंबर 1 सेना है सर, नंबर 1 सेना। तो जब उसके ऊपर कोई बात चलेगी तो गर्मी तो बढ़ेगी। तो मैंने देखा कि वो रस्सी पे कुछ ब्लड लगा हुआ था। मेरा ऐसे ही निगाह चला गया, जैसे मैं कैमरे को जूम कर रहा था। तो इन्होंने तो कुछ बताया नहीं, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसका कुछ हो चुका है। हाय, वेलकम टू येट अनदर कॉन्वर्सेशन ऑन एंटरटेनमेंट लाइव। मेरा नाम है बादशाह और मेरे साथ आज कॉन्वर्सेशन में है टीम फौजा। अब फौजा की कहानी क्या है, फौजा का नाम फौजा क्यों है, और भी सारी चर्चाएं करने के लिए हमारे साथ हैं डायरेक्टर ऑफ द फिल्म प्रमोद सर। हाय सर, वेलकम, हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और साथ है द लीड एक्टर कार्तिक दामू। हाय कार्तिक, वेलकम। Thank you so much. फर्स्ट अप, गर्मी काफी पड़ रही है, हाउ यू गाइस डूइंग, कैसा चल रहा है? देखो, गर्मी तो हमने बढ़ाई है फौजा फिल्म लाके, क्योंकि देखिए ये फिल्म जो है ना पूरी तरह से भारतीय सेना को समर्पित है। और भारत की सेना, जो हमारी जो भारतीय सेना है, वो दुनिया की नंबर 1 सेना है सर, नंबर 1 सेना। तो जब उसके ऊपर कोई बात चलेगी तो गर्मी तो बढ़ेगी, तो इसलिए गर्मी है। सो ये में भी नाम गर्मी। फौजा इसलिए क्योंकि फौज की कहानी है? 2 कारण है इसके। एक ये जो आप बोल रहे हैं ये भी एक ठीक बात है कि फौज की कहानी इसलिए फौजा, पर दूसरा कारण और भी। आप हम सब गांव से ही हैं, तो एक जैसे गांव में होता नहीं है कि ये जो कहानी है एक आदमी की है जो जिसकी पिछली 10-12 पीढ़ियां फौज में जाती आई हैं, और ये जो फौजा है ये फौज में नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ इसके पैर में कोई बचपन में कुछ नुकसान हो गया था, पैर टूट गया था। तो गांव में ना अक्सर हो जाता है, बट उस जहन से ना वो दिल से भी दिमाग से भी फौजी ही था, फौजियों की तरह रहना, फौजियों की तरह काम करना। तो गांव में हो नहीं जाता, तो वो जा रहा फौजी, वो जा रहा फौजी, वो जा रहा फौजी, तो ऐसे ही फौजी से फौजा बन गया। रहा आ गया फौजा, रहा आ गया फौजा। तो ये इसका उस करेक्टर के नाम से फौजा है। इंटरेस्टिंग। तो कार्तिक, आप कैसे, हाउ डिड यू एंड अप डूइंग फौजा? कहानी कहाँ से पता चली? पहले तो I think it was just a golden opportunity given to me. I was doing theatre in Delhi, and we used to make these few clips, and those used to go viral. So I think Pramod sir just saw one of my clips, and I think I'm lucky that Pramod sir wanted a new guy. उनको एक completely fresh face चाहिए था, with obviously a senior actor like Pawan Malhotra. So I think I just got lucky. मैंने थोड़ा सा ना एक अच्छा impression डाल दिया प्रमोद सर पे पहले से ही। सर मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ सर, मैं आई केम विद द फुल CV, आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड सर एंड ऑल दोस थिंग्स। आई एम श्योर आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, टाइम और एवरीथिंग, तो या आई थिंक आई नीड टू गिव कंप्लीट क्रेडिट टू प्रमोद सर कि उन्होंने बिलीव था उनको, ही बिलीव्ड इन मी एंड ही बिलीव्ड इन अ न्यू गाय टू रिस्पॉन्सिबली प्ले दिस कैरेक्टर with obviously seasoned actors like Pawan sir. So I'm just happy in that वो sense. कौन सी क्लिप थी वैसे? वो एक आई थिंक एक मैंने एक छोटी सी फिल्म थी, उसकी मैंने एक सीन रिकॉर्ड की थी और मुझे पता था कि प्रमोद सर लुकिंग फॉर न्यू कमर्स। के मेनन साहब का एक हाँ, वो था, शौर्या से, हाँ शौर्य फिल्म से था, उनका एक मोनोलॉग था। एक मोनोलॉग था। तो ये इन्होंने मुझे को रिकॉर्ड करके भेजा था अपना कुछ। तो मैंने कहा सर आप बस 2 मिनट देख लो सर, अगर आपको कुछ अच्छा लग जाए तो बता देना। हालांकि मैं उससे पहले ही कार्तिक से प्रभावित हो चुका था। जब मैं इनके प्लेस हाँ मतलब पहली बार जब मैं मिला इससे, तो जिस तरह की इन्होंने मेरे से सवाल किए स्क्रिप्ट को लेके, तो मैंने कहा यार एक पागल तो मैं हूँ, दूसरा पागल मिल गया है मुझे तो भाई ठीक है, काम चलेगा। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। एग्रीड। तो ये वाला डायलॉग था क्या, तुम्हारी औकात नहीं है मेजर? यस इट वाज दैट, मुझे लगा था। इट वाज दैट ओनली। यस यस। सो इंस्पिरेशन के हैं आपके, या और भी एक्टर्स हैं जिनको देख के आप I इंस्पायर? think actors like AK definitely. Another big inspiration was someone who worked in this film, Pawan Malhotra. I've grown up watching him. So definitely when you have actors like Pawan sir and KK sir, Manoj Bajpayee, who are still ruling and doing such meaningful work, it pushes actors like us to, try our bit, whatever we can. It gives us this feeling that yes, there's space for actors who are not from this industry to also sort of try their level best. So yeah, definitely actors like तो प्रमोद सर, जब एक ऐसा टॉपिक आप लेते हैं जो भारतीय सेना पे आधारित है या उनकी सैनिकों की कहानी से जुड़ी हुई है, तो ऐसे में हमें थोड़ा सा सेंसिटिव भी रहना पड़ता है, कि हम ज़्यादा ड्रामेटाइज ना कर दें या हम तथ्यों के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना कर दें।
तो कितना ज़्यादा इसमें होमवर्क था और इसकी प्लानिंग कब से शुरू किया आपने? सर देखिए ये बहुत बहुत बड़ी बात की है और आपने सही भी कहा कि जब हम एक ऐसे मुद्दे पे फ़िल्म बना रहे होते हैं जिसको मतलब हर भारतीय को अपनी सेना पे गर्व होता है। कहीं भी हम जब वर्दी देखते हैं तो हमारा सिर झुकाने का मन करता है, उसको सैल्यूट करने को मन करता है और आपका भी, मेरा भी, सभी का करता है। तो ऐसे विषय पे फ़िल्म बनाना तो गंभीरता बहुत ज़रूरी होती है कि कहीं डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए, कोई ऐसा विषय ना हो जाए जिससे हम कहीं न कहीं गलती से भी आर्मी के खिलाफ कोई बात ना हो जाए। तो इन बातों का तो हमने बेहद ख़्याल रखा है ही। उसके अलावा हमने एक ब्रिगेडियर साहब हैं हमारे मेरे इलाके में ही रहते हैं। मैंने उनके पास गया, मैंने कहा जी ये सारी स्क्रिप्ट मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, आपसे पास कराना चाहता हूँ, इसमें क्या बदलाव हमें करने चाहिए। उन्होंने कुछ बदलाव किए भी कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। उसमें एक डायलॉग है मेरी फ़िल्म का, ये हमारी फ़िल्म का, कि जो वो ब्रिगेडियर साहब भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए इस उस लाइन से। वो उसको मेरे को फ़ोन करके भी बोला कि यार वो लाइन ना लिख के भेजना। वो ठीक है सर, व्हाट्सएप पे। वो लाइन ये है कि दुनिया में कपड़ों का सबसे महंगा ब्रांड कौन-सा है? दुनिया का हम खूब महँगे-महँगे कपड़े खरीदते हैं, लेकिन सबसे महँगा ब्रांड कौन-सा है कपड़ों का? वो है इंडियन आर्मी की वर्दी। सर उसको खरीद नहीं सकते आप, हाँ, सच बात है। ना? उसके लायक बनना पड़ता है। तो यानी कि वो बेशकीमती होती है आपको ड्रेस, वर्दी कमानी पड़ती है। कमानी पड़ती है, उसको आप खरीद नहीं सकते। तो वो उनको इतना टच किया ब्रिगेडियर साहब को, बोला यार ये बात हमारे क्यों नहीं समझ में आई कभी। पर मैंने कहा सर ये तो एक कल्पना है, एक राइटर की कल्पना है, उसने लिखा है। तो बहुत अच्छा लगा, वो जुड़े हमारे साथ और फिर फ़िल्म का कारवां आगे बढ़ा। 2 साल लगे सर, आपने पूछा कितना समय लगा। जिस दिन स्क्रिप्ट शुरू हुई थी और जिस आज हम इसको रिलीज़ करने जा रहे हैं, इट टुक्स 2 इयर्स कंप्लीटली। फिर चैलेंजेस बहुत थे। पवन जी का लेना, पहली बार मैं डायरेक्टर उनसे मिलने गया, ना वो मुझे जानते ना मैं उनको जानता, पर उनको कहानी बहुत पसंद आई कि यार आर्मी का किसी न किसी जवान के ऊपर बायोग्राफी बनाई हुई है, किसी न किसी लड़ाई के ऊपर फिल्में बनी हुई हैं, पर एक जवान कहाँ से उठकर आर्मी में जाता है, उसके पीछे की जद्दोजहद जो है वो हमने इस फिल्म में दिखाई। तो ये इस कहानी का जो है कि जब एक जवान, एक लड़का भारतीय सेना में भर्ती होता है तो वो अकेला नहीं होता सर। उसकी माँ रात को खाना छोड़ती है कि मेरा बेटा खाएगा तो ये भर्ती होगा। उसकी बहन अपने खर्चे कम करती है या पढ़ाई कम करती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी, कुछ नहीं होगा, भाई पढ़ेगा तो भारतीय सेना में भर्ती होकर माँ भारती की सेवा करेगा। उसका भाई अपने खर्चे ख़त्म करता है कि मेरा भाई, ये बड़ा भाई, कुछ पैसे खर्च होंगे, इसको भारतीय सेना में जाना है, तब वो लड़का जवान भारतीय सेना में जाता है। और बाप ना कपड़े खरीदता ना जूते खरीदता, कि पहले उसको देता है लाके कि इसको जूते चाहिए, दौड़ेगा तो सेना में जाएगा। तो सर अब एक आदमी भर्ती नहीं हुआ, वो पूरा परिवार ही सेना में भर्ती हो गया ना सर। सच बात है। और जब वो शहीद होता है तो वो पूरा परिवार ही शहीद होता है। ये उस परिवार की जद्दोजहद है फौजा। आप काफ़ी पैशनेटली आपने ये बात की इंडियन आर्मी के बारे में, सैनिकों के बारे में। तो जब आप व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, तो तब क्या आपके भी मन में था कि भारतीय सेना में जाना है? ये बात तो बिल्कुल सच है सर। मुझे लगा। मेरे भी कहीं ना कहीं वो कहानी मुझे भी इंस्पायर करती है। मेरा भी बचपन में एक एक्सीडेंट हो गया था कि जो मैं नहीं जा पाया आर्मी में। तो कहना कहीं ना कहीं आप जब लिख रहे होते हैं तो आपकी दिल की चीज़ें ही निकल के आती हैं कि आप किस तरह का है। वो सच है कि मेरा भी एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था। अगर नहीं हुआ होता तो शायद मैं भी आज वर्दी में बैठा होता। आपने कहा ये आपकी डायरेक्टोरियल डेब्यू है, हाँ जी तो इससे पहले तक? सर, मैंने इससे पहले थिएटर किया है खूब। आप सब जानते होंगे बैरी जॉन साहब हैं, जो शाहरुख खान, मनोज भाई, इन सब के गुरु हैं। उन्हीं से ही मैंने सीखा, उन्हीं के साथ काम किया। 3-4 साल उनके साथ खूब मेहनत की। उनसे कला के बारे में भी और जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बस उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये फिल्म आगे बढ़ी। इंटरेस्टिंग। सो
कार्तिक काफ़ी इंटेंस होके कार्तिक सुन रहे हैं। वैसे मूवी भी थोड़ी सी इंटेंस है, राइट? तो ऐसा जब एक रोल आता है आपके सामने, और ये शब्द हमने बहुत बार सुना है, एक्टर प्रिपेयर्स, बट ये प्रेपरेशन शुरू कहाँ से होता है? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप और आपके डायरेक्टर सेम पेज पे हो, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि एक्टर्स जो बोलते हैं ना कि हम घुस गए कैरेक्टर के अंदर, हम अपने तरीके से सोचने लग गए। आई थिंक ऑल दैट इज सेकेंडरी। फर्स्ट इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डायरेक्टर्स विजन। जो डायरेक्टर आपको बता रहा है कि मैं इस कैरेक्टर को इस तरीके से देखता हूँ। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि स्क्रिप्ट में बस आपका ही कैरेक्टर नहीं होता है, बाकी सारे कैरेक्टर्स भी होते हैं। आपका डायनामिक अपनी मॉम के साथ कुछ और होगा, अपने पिताजी के साथ कुछ और होगा, आपके दोस्तों के साथ कुछ और होगा। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे कैरेक्टर रिलेशंस को समझें, डायरेक्टर की विजन को समझें। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन इनिशियली। पोस्ट दैट येस यू कैन व्हेन यू आर ऑन सेट, तो डेफिनेटली आपको जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते तो आपके नेचुरली दिमाग में चीज़ें आ जाती कि अच्छा कैरेक्टर ऐसे जा रहा है, स्टोरी ऐसे जा रही है, पाथ ऐसे जा रहा है। तो आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ बैलेंस, लाइक यू नीड टू प्लान इट एंड ऑल्सो बी से open to improv, open to suggestions and open to on the point type of solutions. So bit of both. So what was your preparation? मैंने तो बहुत डांट खाई प्रमोद सर से पहले के 5 दिन लेकिन आई थिंक द प्रेपरेशन वाज मेनली लिसनिंग टू हिम, ऑब्जर्विंग पवन सर एंड रीडिंग द स्क्रिप्ट अ लॉट। बिकॉज जैसे आपने पूछा था कि आप जब एक फौज की फिल्म आप बना रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यू डोंट वांट टू मेक इट लुक कैरिकेचरस, यू डोंट वांट टू मेक इट लुक forced. It has to all be in a very natural and a very systematic, yes, seamless way. Even the script, you know, a lot of the movies you see is you are trying to in fact if आप कोई मैसेज भी कन्वे करना चाहते हैं तो आप फोर्सफुली वो मैसेज को कन्वे नहीं कर सकते। इट हैज़ टू कम सीमलेसली, इट हैज़ टू कम नेचुरली। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिस्पॉन्सिबली स्क्रिप्ट को पढ़ें। डोंट ओवरडू समथिंग, डोंट अंडरडू इट। लिसन टू द डायरेक्टर, लिसन टू योर को एक्टर्स, स्पेशली सीजन एक्टर्स लाइक पवन सर, and you know you'll find your way. So it's a bit of both, I feel. अच्छा, आपका IMDb पेज मैंने देखा तो उसमें रे का जिक्र है, जी 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 जी। जो एक ऑन्थोलॉजी आई थी आपकी नेटफ्लिक्स पे। जी। तो हाउ आर यू एसोसिएटेड विद रे? देखिए, at that time I was in Bombay and I was looking for work like any other actor. So somebody told me कि यार एक opportunity है, you can be part of the creative department and you can also observe Srijit Mukherjee, who was directing the first 2 episodes. I thought it was a golden opportunity just to see how things work on set, कि लोग कैसे काम करते हैं। एंड आई क्लोजली ऑब्जर्व्ड के मेनन सर एंड आई क्लोजली ऑब्जर्व्ड अली फजल एंड आई थिंक आई यू नो व्हेन यू आर ऑन सेट, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं इन फिल्म मेकिंग प्रोसेस, यू वांट टू बी एन एक्टर या डायरेक्टर या राइटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेट पे रहो टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, बिकॉज दैट्स वेयर योर रियल एजुकेशन स्टार्ट्स। येस, लॉट ऑफ पीपल कैन डू फिल्म मेकिंग कोर्सेज, आप थिएटर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मूवी प्रोफेशन में जाना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑन सेट. So I think they gave me that experience, and it was really a delight to see everyone work so professionally there. Right. And how, like, ठीक है, बहुत सारे एक्टर्स ये भी कहते हैं कि ये एक सवाल बहुत पुराना हो गया कि आप एक कैरेक्टर में एंटर होते हो, आप उसको जीते हो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, फिर उसके बाद फिल्म रैप होती है, प्रोडक्शन खत्म होता है एंड आप कैरेक्टर से बाहर आ जाते हो। सब पूछते हैं ये प्रोसेस क्या होता है, आप कैरेक्टर से बाहर कैसे आते हो? तो बहुत सारे एक्टर्स बोलते हैं कि जैसे ही हमारा चेक आ जाता है हम कैरेक्टर से बाहर आ जाते हैं। पर ऐसा है नहीं। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि दिमाग आपका कोई हार्ड डिस्क तो है नहीं कि आपने पहले डेटा डाला फिर उसके बाद वाइप कर दिया फिर नया डेटा डाल दिया। नहीं, कुछ ना कुछ इंप्रेशन रह जाता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई एम श्योर कि आपके कैरेक्टर्स भी दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रह जाते हैं। ऐसे में हाउ डू यू रिक्रिएट योरसेल्फ एवरी टाइम ऑन स्क्रीन? Very good question. I think it's very important कि you take away something from the character. ऐसा नहीं कि आप completely घुस गए कुछ। See, I'm not going to comment on anybody else's process, but this entire thing of कि आप character के अंदर घुस गए और उसके बाद आप 2 महीने के लिए उसी के अंदर रहे, नहीं। I think what's more important है कि आप character को समझो, observe करो, and definitely जब आप 2 महीने या 3 महीने कभी कभार एक ही character के साथ जी रहे हैं, दिन शाम आप प्रैक्टिस करें लाइंस, आप समझ रहे हो उस कैरेक्टर के इमोशंस को, तो डेफिनेटली वो एक चीज़ रह जाती है आपके। लाइक व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम फौजा विल ऑलवेज बी देयर विद मी, द डेडिकेशन दैट एन आर्मी ऑफिसर हैज़ टू पुट इन, जो हार्ड वर्क यू हैव टू पुट इन टू गेट इनटू द आर्मी, that will stay with me, the hard work will stay with me, because that hard work you can put for anything in life. So yes, you will definitely take something from that character,
any character. Even if it's a romantic guy, maybe आप ज़्यादा प्यार में पड़ जाएंगे next time. So all those things, it will stay with you. And you were saying कि how do you get away from it? How do you recreate yourself, reinvent yourself every time on screen? I think that's the job of an actor, honestly. You have to always reinvent yourself. You have to provide something new to the next character. लेकिन ऐसा हो जाता है कि there are lot of actors been working for 20-25 years, तो आपको लगता है कि नहीं, ये रिपीट हो रहा है यार, ये तो रिपीट हो रहा है. बट उनके नज़रिए से देखिए, वो 25 साल से काम कर रहे हैं. They're still trying to find something new in each character. It's difficult, definitely, but it's an advantage for somebody who has just started off. You can reinvent very, very fastly. आप बहुत अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, जिससे कि आप किसी एक बॉक्स में ना जाए कि नहीं यार, इसके मैनरिज्म्स तो ऐसे, इसको तो हम कॉमेडी रोल्स ही देंगे या इसको सीरियस रोल्स ही देंगे. Yes, you need to constantly reinvent, maybe watch movies, maybe keep doing theatre, maybe प्रमोद सर ने मुझे बेस्ट एडवाइस दी थी फॉर एन एक्टर. आप ना हर बंदे को ऑब्जर्व करो. अभी जैसे मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे द एनर्जी, या मैं किसी और को ऑब्जर्व कर रहा हूँ हु इज राइटिंग समथिंग, how they think differently. Somebody will write something for you, you will enact it differently, he's writing differently. So understanding everybody's mannerisms, observing real people is a way of reinventing yourself. अब फिल्म इज मतलब स्टोरी टेलिंग ना एक्चुअली. तो हाउ आपकी जो हर कहानी अलग है, हर कहानी के कैरेक्टर्स अलग हैं, हर कहानी का रिलेशंस अलग है, हर कहानी का मोटो अलग है, तो उसका कहने का तरीका अलग हो सकता है. पर इट्स ए स्टोरी टेलिंग, नथिंग लाइक. I'll just say one thing. Pawan sir has played the role of a Sardar in so many movies. But whenever you see him, कौन सी फिल्म? भाग मिल्खा भाग हो हाँ, गया, तब्बर yes. हो गया, even in this movie, तब्बर, यस. you will always see something different. You will not Absolutely. see the same हाँ, Pawan Malhotra, you know. ये सच बात है. Even in fact, even when he's playing little dark shade character like Black Friday हो गया या सलिंग लंगड़े पे मत रो, you will always see something different. लेकिन आप उसको एक ब्रैकेट में डाल सकते हैं कि ये नेगेटिव कैरेक्टर है या नहीं, ये एक फादर का रोल है, लेकिन वो जैसे प्ले करते हैं ना, एक अलग मैनरिज्म हर कैरेक्टर में लेके आ जाते हैं. पंजाबी 1984 एक फिल्म आई थी उनकी, उसमें पूरा नेगेटिव कैरेक्टर किया था. मैं खुद फिल्म देखते हुए कहा इस आदमी को मार देना चाहिए. मतलब इतना कन्विंसिंग था वो. कन्विंसिंग था. तो इट्स उन्होंने अपना जो कैरेक्टर अलग है, इंसान तो एक ही है, पर कैरेक्टर अलग है उस स्टोरी के हिसाब से, तो वो उन्होंने स्टोरी टेलिंग किया उस कैरेक्टर के हिसाब से. शायद यही एक फाइन लाइन होता है एक एक्टर और स्टार के बीच में. जब आप पर्दे पर देखते हो तो एक्टर आपको एज अ कैरेक्टर ही दिखेगा, लेकिन स्टार आपको स्टार ही दिखेगा. ये वो स्टार अभी बदल रहा है, खैर ये भी बदल रहा है अभी मौसम. ऑडियंस का टेस्ट भी चेंज हो रहा है. वो स्पेशली पैंडेमिक का ये एक प्रो था, बाकी सब तो कौन ही था, बट एक जो ये चीज़ थी वो ये था कि इतना हमने ग्लोबल सिनेमा या ग्लोबल कंटेंट कंज्यूम कर लिया है कि अभी पैरेलल्स लोग तुरंत ड्रॉ करने लगते हैं कि बॉस देखिए ये तो. अभी तो stars also have to reinvent themselves to stay relevant. They have to reinvent themselves to do something different, because audience now, to get them to watch something in the halls, it's a process. अभी देखे ना कितनी बड़ी बड़ी फिल्में भी फ्लॉप हुई हैं और छोटी छोटी फिल्में भी सुपर हिट हुई हैं. कुछ लोग जैसे पूछते हैं कि भाई अभी OTT और ये सब आने के बाद सिनेमा हॉल्स में लोग नहीं जा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है सर. मुझे खूब याद है, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, बट कहानी सुनी है. अर्ली 80s से पहले सिनेमा डूब चुका था. जब टीवी शुरू हुआ था तो लोगों ने कहा कि अब सिनेमा चलेगा ही नहीं क्योंकि टीवी आ गया घरों में. लेकिन उस समय एक बार फिर से कंटेंट में कमी आई थी. तो कमी आई तो टीवी, घर में टीवी आ चुका था, कंटेंट में कमी आई तो सिनेमा हॉल खाली होने लगे थे. लेकिन फिर लेट 80s के बाद फिर फिल्में बननी शुरू हुई, और फिर देखो आप 90s में फिर फिल्मों का सिनेमा हॉल्स में लाइनें लगनी शुरू हो गई थी. उस शाहरुख खान साहब उसी समय आए, 90s के बाद आए थे. और देखो सर, शाहरुख खान ने, मुझे खूब याद है मैं एक फ़िल्म देखने गया था उनकी, छोटा सा था बहुत, डर. तो 3 दिन की टिकट नहीं मिली थी. फिर एक छोटा था सबसे, एक ने मेरे को ऐसे ऊपर से फेंका, ऐसा टिकट लिया. तो आया ना सिनेमा का दौर. ऐसे ही अब है सर, अभी भी कितना भी OTT आ जाए, OTT प्लेटफॉर्म सो में, और चाहे प्लेटफॉर्म्स आ जाए, सिनेमा की अपनी जगह है सर, वो रहेगी. और अब उसका भी देख रहे हैं हम, साउथ की फिल्मों का इंतज़ार होता है हमें कि वो फिल्म आएंगी, हटती नहीं है. अभी केरला स्टोरी को ही देख लो आप, आज भी चल रही है, लगभग 1 महीना होने जा रहा है उस फिल्म को.
तो चलेगी सर सिनेमा। कंटेंट अच्छा होगा तो लोग देखें। 100%। और बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप भी हुई हैं, अभी क्या नाम लेंगे उसका, तो क्या हुई है। अच्छा, फौजा की हम बात करेंगे क्योंकि मुझे पता है शाहरुख खान साहब का नाम लिया आपने, उन्होंने शुरू किया था फौजी से, और मुझे याद है फौजी एक ऐसा शो था, मेरे पापा ही इज इन हिज 60s नाउ एंड ही वेरी फॉन्डली रिमेंबर्स, ही डजंट वॉच मच ऑफ शाहरुख खान का स्टफ, बट उनको शाहरुख खान वही फौजी से याद है, एंड ही रिमेंबर्स यू नो डिस्कसिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड विद माय मॉम आल्सो कि यार वो लड़का एक है उसमें शाहरुख, और मुझे याद है उस प्लेट में उनका नाम खान भी नहीं, खां लिख के आता था, खा में आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु, दैट्स हाउ यू राइट इट एक्चुअली, बट एनीवे वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट पॉइंट बीइंग कि उनको वो याद है कि इस लड़के को, क्योंकि ऑब्वियसली माय डैड इज ओल्डर देन शाहरुख खान, सो उनके लिए तो वो लड़का ही है, तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि उस लड़के को मैंने देखा था और तभी मुझे लगता था कि ये तो जाएगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि कई बार हमें लग रहा होता है कि शायद ऑडियंस को आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, बट ऐसा नहीं है, कई बार आप बस उनके सामने वो स्लेट या वो पिक्चर रख दो एंड लेट देम इंटरप्रेट, एंड प्रॉबेबली उसी दिशा में हमारा सिनेमा या स्टोरी टेलिंग बढ़ रहा है। तो कमिंग बैक टू फौजा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अभी एक फौजी की जिंदगी में सबसे बड़ी चीज होती है डिसिप्लिन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बिफोर एनीथिंग एल्स ही और शी हैज टू बी डिसिप्लिन्ड, राइट? तो अब जब आप फौजा शूट कर रहे हैं तो आपका मतलब एक डेली का शेड्यूल क्या था, मतलब दिन कब शुरू होता था, कब खत्म होता था, एंड व्हाट काइंड ऑफ डिसिप्लिन डिड यू बोथ ऑफ यू फॉलो? सर हम 100% डिसिप्लिन में थे, लाइक ए आर्मी यूनिट। 7 o'clock का अगर हमारा कॉल टाइम था तो डेफिनेटली हम सही 7 बजे अपना शेड्यूल स्टार्ट करते थे, और ये अच्छी बात है। थैंक्सफुल मैं तो सभी अपनी टीम, जो मेरी टीम थी, मैं उनका मतलब धन्यवाद करता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने कहीं की हर परिस्थितियों में, हर मुश्किलात में हमारे शेड्यूल को 1 मिनट इधर से उधर नहीं होने दिया, और कंप्लीट जो हमने प्लान किया था, पेपर पे जो प्लान था हमारा शूट का, वो शेड्यूल का, वो कंप्लीट उसी समय पर आवर, पर मिनट, पर सेकंड पे ही कंप्लीट हुआ। तो इट वाज बिकॉज हमने जो शूट किया वो लाइक ए आर्मी यूनिट। इंटरेस्टिंग। एंड डिड यू कंडक्ट योरसेल्फ लाइक अ प्रॉपर आर्मी, जो हम कहते हैं जेंटलमैन कैडेट, जीसी? इसके लिए तो मैं एक बात बताऊंगा। हाँ जी। एक बार एक शूट चल रहा था हमारा, जिसमें इनको कुछ ट्रेनिंग व्रेनिंग करनी थी आर्मी की, तो रस्सा वस्सा चढ़ना जैसे होता है। अच्छा, हम तो वही नहीं, वही है तो इतने दूर में शुरू करना है, तो मैंने देखा कि वो रस्से पे कुछ ब्लड लगा हुआ था, मेरा ऐसे ही निगाह चला गया, जैसे मैं कैमरे को जूम कर रहा था, तो इन्होंने तो कुछ बताया नहीं, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसका कुछ हो चुका है। मैंने इनको कार्तिक को नीचे देखे तो सारा खाल निकल के छिला पड़ा था, बट आई सैल्यूट कि इसने किसी को नहीं बताया और उसी पे लगा रहा। ये पूरा खाल इसकी निकल के बाहर आ चुकी थी, तो मुझे लगा कि यस, हम डेफिनेटली हम सच में ही आर्मी के लोग हैं। Yeah, that's true. I think जैसे सर ने बोला कि पूरी यूनिट इतनी डेडिकेटेड थी ना, दैट अगर चोट भी लग जाती थी, यू वुड इग्नोर इट, यू वुड नॉट फील इट एट दैट टाइम, बिकॉज वन थिंग वाज कि आप एक यू हैड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई थिंक एवरीबडी बिलीव दैट वी आर वर्किंग ऑन समथिंग विच इज़ नाइस, विच इज़ सिंसियर एंड ऑनेस्ट। तो अगर एक दो चोट भी लग जाती थी तो फिर मुझे वो फील भी नहीं होता था। आई थिंक आई वॉज जस्ट सो मच एडमायर्ड बाय एवरीवन अराउंड मी एंड द हार्ड वर्क एवरीबडी वाज पुटिंग इन। और जो हमारी क्रू थी वो दे वर मोस्टली 19-20-year-olds, so they had so much how do I say, Young excitement, blood. yeah, that you know we want to make something, we want to be part of something जो कि कुछ अच्छा है, you know, and it's so good to see 19-20-year-olds so passionate about making an army movie. It feels good, you know, if the younger generation is involved and has respect for the armed forces, I think we're sending a good message. We are definitely sending a good message, because yes, our parents will tell us yes, we need to respect the army, but when it comes from within, it's even better. To see the youngsters so passionate, I thought I have to give it my 100%. You know, it's my responsibility कि I don't cry if I fall. Training sequences में सर को ही नहीं बोले, सर आप कोई stunt double दे लो सर, मैं नहीं no, I will never do that. So I think it was my job to give it my best. तो कुछ अच्छी हैबिट्स हैं जो इस पूरे शेड्यूल से आपने डेवलप कर ली हो ओवर द टाइम? जी, सबसे बड़ी हैबिट जो कि मुझे लगता है हर टीनेजर फेस करता है, वो है सुबह जल्दी उठना, 6 बजे उठना, और रात में टाइमली सोना, और रात में टाइम से सोना।
ऐसा आई थिंक ऐसा हमारा वो हो गया था प्लानिंग कि मैं रात को 9 बजे सो जाता था और सुबह 5 बजे उठ जाता था। कभी कभार मैं प्रमोद सर को कॉल करता, सर मैं उठ गया हूँ। ये तो सो जाते थे, हमें तो उसके बाद भी काम करना होता है। वो रेसेस जो शूट हुआ है वो चेक किया, अगले दिन का शेड्यूल देखना। तो बट ठीक है, टीम अच्छी थी, ये तभी सर फौजा बन पाई। अगर टीम नहीं होती अच्छी तो कोई एक डायरेक्टर क्या कोई कुछ नहीं कर सकता था। आर्ट की टीम हो गया, आर्ट से बच्चा अपना कॉस्ट्यूम की हो गया, मेकअप, लाइट, कैमरा, ये सब टीम ने जब मिल के एक साथ जुट के काम किया। हरियाणा में हमारे कहावत है सर, मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणवी ही एक पृष्ठभूमि पे फिल्म है और हरियाणा की एक जवान की कहानी है। मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको हरियाणा के बारे में। जो भारत की जो पॉपुलेशन है आज, उसमें हरियाणा की जो हिस्सेदारी है वो 1.6% ओनली। और भारतीय सेना में क्या हिस्सेदारी है सर? हर छठा जवान हरियाणा से है। अब तो आप देख रहे हैं सर, खिलाड़ी सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा से हैं। आर्मी में अभी लगातार 3 जो आर्मी चीफ रहे हैं वो हरियाणा से हैं। तो मतलब और कहाँ से शुरू हुआ सर ये? देखिए, हमारा देश किसानों का देश है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। तो किसान का जो हम, और ये हरियाणा और पंजाब वैसे ही यहाँ पे खुशहाली है हरियाणा, तो किसान की अगली पीढ़ी या तो खिलाड़ी बनती है या भारतीय सेना में जाती है। कारण क्यों? खेत में उन्होंने वही मेहनत ही किया ना सर। हमने अपने बचपन में खेतों में ही काम किया है, तो हमारे लिए खेलना और ये सेना में जाना एक बहुत आसान हो जाता था करना। तो उसी तरह से एक हरियाणा के एक छोटे से गांव में ही शूट किया सर। आप को बड़ा अच्छा लगेगा, बताऊंगा। जिस गांव में हमने शूट किया, उस गांव में जितने भी घर थे, हर घर से एक ना एक आदमी भारतीय सेना में था। वाह, आप देखिए सर, हमने जान के ऐसा गांव भी चूज किया। ये कौन सा गांव है सर? ये सर पटौदी, हम सब जानते हैं। पटौदी महल नहीं गए हम, उससे आगे जाके एक हैली मंडी एक गांव आता है, उसके पास एक गांव था जाटौली, वहाँ हमने इसको गांव को शूट किया पूरे गांव को। तो वहाँ तो अलग एनर्जी। अरे सर, पूरा गांव सेवा में लगा रहता था, पूरा गांव। वाह, बहुत लोगों में प्रेम था, प्यार था। ऐसा जब लास्ट डे था शूट का तो मन ही नहीं कर रहा था इस गांव को छोड़ के जाए। और हमारा भी मन नहीं कर रहा है इस इंटरव्यू को एंड करने का, लेकिन करना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले सर, अगर आप हमारे व्यूअर्स को एक बार कुछ कहना चाहें या ये बता दें कि फौजा कब आ रही है, कहाँ देख सकते हैं? मैं इस एबीपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को फौजा की टीम की तरफ से सबसे पहले तो ये धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें मंच दिया अपनी बात कहने का। दूसरी बात, 1 जून से ये 10 राज्यों में हमारी फिल्म रिलीज हो रही है। सबसे ज़्यादा इसके जो स्क्रीन्स हैं वो हरियाणा में हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि ये फिल्म पूरी तरह से भारतीय सेना पर आधारित है और एक सच्ची घटना से प्रेरित है। बिल्कुल एक ऐसी घटना है जो आप फिल्म को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय सेना क्यों ज़रूरी है आज। और हम ये चैनल देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं बिकॉज ऑफ कि हमारी सेना वहाँ सरहदों पे हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी हुई है। हम सर छुट्टी भी लेते हैं, घूमने भी जाते हैं, पर एक भारतीय सेना ऐसी है जो 1947 से आज तक एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। अगर वो छुट्टी ले ले तो सोचो हम कहाँ रह जाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि 1 जून से सभी सिनेमा घर में ये रिलीज हो रही है। कृपया परिवार के साथ जाएं, दोस्तों के साथ जाएं, अपने आस अड़ोस पड़ोसियों को लेके जाएं। प्लीज़ 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 फौजा फिल्म 1 जून से ज़रूर देखें। आई थिंक जो प्रमोद जी ने बोला, दिस इज़ अ वेरी ऑनेस्ट फिल्म and I think after a very long time I'm seeing a movie with a very good message and I'm not being partial about it. It's a movie that I think family should watch and ये ऐसी फिल्म है जो आप अपने पिताजी के साथ देख सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ देख सकते हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देख सकते हैं, भाई बहन के साथ देख सकते हैं. I think it's a film for everyone. So please give it a watch. It's releasing on 1st June and thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you बादशाह जी. Thank you.